हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं यार सेमी कंडक्टर को वन शॉट के अंदर ख़त्म। बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को ये चैप्टर करवाऊंगा और आप लोगों को भाई साहब बहुत बढ़िया लगेगी ये वीडियो। मतलब मैं बोलूँगा कि एक सिंगल वीडियो सेमी कंडक्टर के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार एक सिंगल वीडियो हो और उससे मेरा सेमी कंडक्टर बहुत अच्छा हो जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ये कंडीशन जरूर रहेगी। ओके। इसके जो नोट्स हैं बेटा वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है उस पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सीधा सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, नाम लिखिए सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगा आपको। और जिस भी चैप्टर का यार वन शॉट चाहिए या फिर जिस भी चैप्टर के आपके नोट्स चाहिए ना, तो यूट्यूब पे लिखो चैप्टर और पीछे नाम लिख दो यार सुनील जांगड़ा। मतलब जैसे ईएमआई के नोट्स चाहिए तो ईएमआई नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर, ईएमआई का वन शॉट चाहिए तो ईएमआई वन शॉट बाय सुनील जांगड़ा सर, ऐसे आप लोग सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है नोट्स के रिगार्डिंग, डाउनलोड नहीं हो रहे हैं या फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी के आधार पे हम देख लेते हैं। सिंपल है, कंडक्टिविटी क्या है भाई, कंडक्ट करेगा है ना। कोई भी चीज़ है तो वो कंडक्ट अगर कर रही है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई है। जैसे कि अगर हम कंडक्टर की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं, फ्लो करते हैं उसके अंदर से, या मैं बोलूँ कि करंट पास करता है, तो वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो भाई मेटल्स के लिए या फिर मैं बोलूँ कि कंडक्टर्स के लिए जो रजिस्टिविटी होती है वो लो होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो रजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है और कंडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते हैं, वेरी लो होते हैं। आप ये बोल सकते हो बहुत ज़्यादा लो, रेंज भी दे रखी है, देख लेना। साथ में सेमीनेटर। सेमीनेटर कौन होते हैं भाई, जिनकी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी मेटल इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, वो कहलाते हैं कौन, सेमी कंडक्टर। सेमीनेटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं भाई, सेमीनेटर जो है भाई साहब वो आजकल हर एक जगह यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि इस मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आईपैड में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, है ना। और जो आप लोगों का आजकल क्लासेस में डिजिटल बोर्ड आने लग गया उनमें यूज़ होते हैं। हर एक जगह घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें लगी होती हैं ना, सब में सेमीकंडक्टर, मोस्टली में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। ठीक है, चलो यार अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के आधार पे ये कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एनर्जी बैंड समझना होगा कि यार एनर्जी बैंड होते क्या है। देखो, बोहर जी ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें आइसोलेटेड एटम के बारे में तुमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाता है उसके पास एक अपनी डेफिनेट एनर्जी होती है ना। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एन स्क्वेयर, एन की जो भी वैल्यू होगी उस आधार पर आप इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड एटम की बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसको आगे बढ़ाने से पहले, मतलब आगे पढ़ाने से पहले इस टॉपिक को, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा एक क्वांटम मॉडल होता है। क्या होता है, क्वांटम मॉडल होता है। ठीक है, क्वांटम मॉडल होता है। क्वांटम मॉडल में क्या बताया गया कि जो ये है ना, ये एक ऑर्बिट है, इसको शेल बोला गया, मतलब इसकी एनर्जी के लिए इसको ना ऑर्बिट को शेल बोला गया, शेल। और ये कैसे होते हैं, ऐसे KLMN ऐसे, और इनके अंदर फर्दर सब शेल होते हैं। क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। ठीक है, सब शेल मतलब SPDF इस तरीके से होते हैं। अब जो S होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और इसमें 14 आ सकते हैं। K के अंदर एक ही सब शेल होता है, L के अंदर 2 होते हैं, M के अंदर ये 3 होते हैं, N के अंदर ये 4 होते हैं, ऐसे बदलते रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। अब ये चीज़ें क्यों बताएगी, ये चीज़ें क्यों बताएगी, अब होगा क्या कि अगर मैं क्या करूं, आइसोलेटेड एटम, एक मिनट रुको, यहाँ चलते हैं, यहाँ अगर मैं आइसोलेटेड एटम के लिए ये फिलिंग करूं, किसकी फिलिंग करूं यार, मान लो मैं सिलिकॉन उठाता हूँ, सिलिकॉन मैंने उठाया जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। तो इसको मैं किसी आधार से भरूंगा, इनको इनको मैं इसी आधार से भरूंगा कि भी पहले शेल के अंदर जो सब शेल है उसमें आएंगे ये 2, क्योंकि वो S वाला तो उसमें 2 आ जाएंगे। फिर दूसरे वाले के अंदर 2S से शुरू होगा तो उसमें 2 आएंगे, फिर 2P आएगा तो उसमें 6 आएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 2 आएंगे, S में 2 ही आएंगे, और लास्ट वाले में आ जाएंगे 2। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड एटम है, मतलब अभी तक ये जो लेवल है ना ये ऐसी का ऐसी है, इसको छेड़ा नहीं गया। ठीक है, फिलिंग हो चुकी है, 6 का स्पेस था बट इसमें 2 ही आए हैं, 4 अभी खाली हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल है ना ये ऐसी का ऐसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइसोलेटेड एटम है। लेकिन जैसे ही भाई साहब अब हमने सॉलिड बनाया, या फिर मैं बोलूँ कि क्रिस्टल हमने बनाया, ठीक है, तो क्या करेंगे, एटम्स बिल्कुल पास पास आएंगे। एटम्स क्या होंगे, बिल्कुल पास पास आएंगे। मान लो ये एक एटम है,
ये एक एटम है भाई, ये दूसरा एटम है, ये क्या होंगे, पास पास आएंगे, तो उससे क्या होगा, आउटर में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं भाई साहब उनका मोशन बदल जाएगा, उनका मोशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन मोशन इन ए सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन आइसोलेटेड एटम, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि यार वो दूसरे एटम के, मतलब एक एटम है उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, अब दूसरा एटम इतना पास आ चुका, क्या पता वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाए, तो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई, एक अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या होगा, एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, अब ये जो एनर्जी लेवल्स है ये एक जगह इकट्ठे बने होते हैं, ऐसे एक जगह होते हैं, जहाँ पे भी एक जगह होंगे, दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कॉन्टिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म एनर्जी बैंड्स। क्योंकि ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखो जब एटम्स पास में आए ना, जब ये एटम्स पास में आए तो बाहर वाला जो स्टेट है जिसकी अपनी एक एनर्जी थी 3p, वो एनर्जी अब यार चेंज हो जाएगी जब वो क्रिस्टल बनेगा। अब चेंज क्या होगी, अब इलेक्ट्रॉन बाहर, मान लो एक एटम ये है, एक एटम ये है, अब इसके इलेक्ट्रॉन इतने पास आ गए हैं, या तो वो बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं या ओवरलैप कर चुके हैं, तो एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, यहाँ की डिक्रीज भी हो सकती है। मतलब ये जो 3p है ना, इसी के अंदर बहुत छोटे 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 ऐसे लेवल बन जाते हैं, और जरूरी नहीं है सिर्फ 3p में बनेंगे, बाहर वाला जो होता है उनमें बनते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे ये लेवल्स बन जाते हैं, इनको बोला जाता है बैंड, एनर्जी बैंड। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब इसमें से कितने भरे हुए हैं भाई साहब, दो तो भरे गए हैं, तो इन लेवल में से जितने में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको बोला जाता है वैलेंस बैंड, और जो ऊपर का खाली बचेगा उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। क्लियर है, इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होंगी। अब डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, एनर्जी बैंड क्या होता है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल एक जगह रखे हुए हैं, तो ये है एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्लोजली स्पेस्ड इन ए वेरी स्मॉल एनर्जी रेंज, छोटी सी रेंज में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, उसे बोला जाएगा एनर्जी बैंड। जिन एनर्जी बैंड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे बोला जाता है वैलेंस बैंड, और इनसे ऊपर जो बैंड होते हैं वो कहलाते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, चलो तो टिक मार्क करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो, अच्छा ये थोड़ा सा और डिटेल में मैंने लिख रखा है कि वैलेंस बैंड क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, ये कभी भी खाली नहीं हो सकते, ये पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड हो सकते हैं, है ना। ठीक है, नेवर एम्प्टी। इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पड़े होते हैं वो कंडक्शन के काम नहीं आते हैं, मतलब वो करंट नहीं बनाते हैं, कंडक्शन के काम का मतलब वो करंट नहीं बनाते हो। करंट कब बनता है, करंट जब बनता है जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाता है, खाली वाली जगह में जाता है, तो बनता है क्या, करंट। कंडक्शन बैंड क्या होंगे भाई, जो उससे ऊपर है, जो अनफिल्ड है, तो अनफिल्ड अलाउड एनर्जी लेवल बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से आगे है वो, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। बैंड गैप क्या होता है भाई, अब जैसे कि ये एक वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इन दोनों में मतलब ये खाली होगा, ये भरा होगा, या पार्शियल फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, तो यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पे भेज देंगे ना, तो ये कंडक्शन हो जाता है। बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो जितनी एनर्जी लगती है, या एक गैप जो होता है एनर्जी का, वो कहलाता है बैंड गैप। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी इन ए बैंड, हाईएस्ट एनर्जी इन ए बैंड, हाईएस्ट एनर्जी इन ए बैंड एंड लोवेस्ट एनर्जी इन द नेक्स्ट, लोवेस्ट एनर्जी इन द नेक्स्ट। ठीक है, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़े काम की चीज़ है। क्या, इसका हाईएस्ट, इसका लोवेस्ट, उसके बीच में जो गैप है वो एनर्जी गैप कहलाता है। इस एनर्जी गैप की एनर्जी को लेके ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, मतलब कंडक्ट करता है। ठीक है, अब इसी आधार पे, अब ये जो बैंड थ्योरी हमने पढ़ ली है, उसी के आधार पे हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर को समझते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं होता, मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई साहब, वो एक दूसरे को करते हैं ओवरलैप। समझ में आई थी चीज़ें, मतलब एनर्जी गैप जो होगा यहाँ पे जीरो होने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते, तो वो कंडक्ट कर ही नहीं पाते, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, और ये बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में, क्योंकि यहाँ का एनर्जी गैप जो होता है भाई वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये किसके आधार पे हमने किया, एनर्जी बैंड पे। स्टार्टिंग में हमने किया था कनेक्टिविटी के आधार पे। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर यार अभी बताया था कि इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कहाँ पे होती है, मेटल्स एंड
किसके बीच में होती है, इंसुलेटर के बीच में, तो मतलब कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब ये है क्या, सेमीकंडक्टर का यूज़ क्यों कर रहा है, देखो यार पुराने टाइम में क्या होता था कि वो क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, उनमें हम चार्ज का जो फ्लो था ना वो कंट्रोल कर सकते थे, बट डायरेक्शन नहीं होती थी। तो यहाँ पे क्या है ना, कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज भी हो सकता है और साथ में डायरेक्शन भी हम अपने हिसाब से उनको फ्लो करा सकते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर ये केस होता है, तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की। दूसरी बात, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है भाई साहब, यहाँ पे ये जो सेमीकंडक्टर, जैसे कि जो ट्यूब थी उनके ऊपर, मतलब यार वो ना जल्दी ख़राब भी हो जाती थी, वो ज़्यादा खर्चीली थी, मतलब ज़्यादा कॉस्टली थी। ये वैसे नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होते, कॉस्टली तो होते हैं बट जल्दी ख़राब नहीं होते, मतलब आप इन पर विश्वास कर सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। इनकी स्पीड हाई होती है, उनकी स्पीड कम होती थी, जिस भी सर्किट में लगते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, बट वो चीज़ें हमें हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। हम सिंपली पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है मेटल एंड इंसुलेटर के, या फिर बोलोगे जिनके अंदर कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इवन डायरेक्शन भी हमारे अकॉर्डिंग चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये बोल सकते हो। सेमीकंडक्टर दो तरीके के हैं हमारे इस कोर्स के अंदर, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं यार, प्योर होते हैं ये, इनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। अगर सिलिकॉन है, देखो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे दो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होगा सिलिकॉन, एक होगा जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन है तो उसमें सिलिकॉन ही होंगे, अगर जर्मेनियम है तो उसमें जर्मेनियम ही होंगे। एक्सट्रिंसिक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो यार, सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मैंने बताया कि ये प्योर होते हैं, इनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, या फिर आप बोलो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो बराबर होते हैं, ठीक है। ये कैरियर कंसंट्रेशन बोली जाती है, एनआई को कैरियर कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ किसका, सेमीकंडक्टर का। कौन सा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ये थोड़ा सा ना बच्चों को समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी ने क्या किया हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि यार देखो, जो आप लोगों के पास सिलिकॉन होता है, एक मिनट रुको, जो आप लोगों के पास क्या होता है, जो आप लोगों के पास क्या होता है सिलिकॉन, जैसे कि एक सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के आउटर में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जर्मेनियम जो होता है उसके आउटर में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ़र्क क्या होता है फिर दोनों में, भाई जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है ना वो कम होता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो +4 दिखा रहा है ना, ये यही दिखा रहा है कि इसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर मैं सिलिकॉन लेता हूँ तो सारे सिलिकॉन ही बनाऊंगा मैं, किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। किसके, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए मैं सारे सिलिकॉन ही लूँगा। अगर मैं जर्मेनियम बना रहा हूँ तो मैं सारे जर्मेनियम ही लूँगा। इसमें क्या होता है कि ये जो आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं भाई, बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। इनको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। ये क्या बने हुए हैं, बॉन्ड्स बने हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, हाँ जी, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो वो इलेक्ट्रॉन और होल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होल्स बनाते हैं। होल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। होल्स मतलब एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, होल्स मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। समझ में आई इतनी चीज़ें। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब हुआ क्या कि आपने इसको दी थर्मल एनर्जी, क्या दी भाई, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसी भी प्रोसेस से आपने इसको थर्मल एनर्जी दी, किसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, एक्साइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो तो उन्हें एनर्जी मिली और उससे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे वो टूट जाएंगे। जैसे कोवलेंट बॉन्ड टूटे तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक होल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बन गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड हुआ है इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, मतलब करंट बनाने में हेल्प करेगा। जो बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन बना उसको थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होल्स बने हैं, जैसे कि मान लो मैं इनमें से किसी एक को तोड़ दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक वैकेंसी बन चुकी है। अभी हुआ क्या कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो तो चला गया भाई, फ्री हो गया, थर्मली जनरेटेड हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है।
अब इस वैकेंसी को ये पड़ोसी कहता है कि मैं भर देता हूँ, ये इधर आना चाहेगा तो पीछे वैकेंसी बन जाएगी, फिर ये कहेगा कि चलो मैं इसको भर देता हूँ जगह को, तो यहाँ वैकेंसी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है भाई साहब कि भी होल्स भी यहाँ पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, प्लस होल्स भी मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है वो दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है और होल्स की वजह से भी है, दोनों की वजह से है। किस किस की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है प्लस होल की वजह से भी है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो ये मूवमेंट एक्चुअल में दिखती है, ठीक है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर होल की बात करूँ तो होल तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसी डायरेक्शन में आपका होल जाएगा, क्योंकि होल पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुई इतनी चीज़ें, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं, मतलब कंडक्शन में दोनों हेल्प करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे यहाँ पे। वो क्यों, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन और होल बन रहे हैं, ठीक है। ये वो है कि भाई होल्स कैसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड टूटा, होल्स बन गया, ये थर्मली जनरेटेड चला गया कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। अब इसने बोला कि चलो मैं फिल करता हूँ, तो पीछे यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे यार जो आई है वो आई ई प्लस आई एच के बराबर है। अब इन एक्चुअल होता क्या है वो चीज़ भी हमें यहाँ पे समझनी है। एक हमें ये भी पता लगे कि यहाँ पे एन ई इज इक्वल टू एन एच है। दूसरा हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यार जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी जो होती है लो होती है, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग की जाती है, फिर बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो बात की बात है, पहले इसको समझते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे देखो यार, प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो रहा है। हाँ हो रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड टूटने से क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जा रहा है, कंडक्शन बैंड में जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, पीछे होल छोड़ गया, है ना। यहाँ पे होल छोड़ गया, पीछे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। अब मान लो आपने कोई ऐसा टेम्परेचर दिया कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। अब क्या होगा कि उसी टेम्परेचर पे ये ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह पाएंगे, ये वहाँ पे भी एनर्जी गेन करेंगे, बोलेंगे चलो यार मैं यहीं आ जाता हूँ दोबारा, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे और इसके अंदर फिर से वो कंबाइन कर सकते हैं, मतलब कोलिजन हो सकता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, अरे भाई ये बिल्कुल पास पास हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, टक्कर लगी तो क्या पता वो होल में चले जाए। तो इक्विलिब्रियम ये बोला जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है उसके आधार पे आप बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ जनरेशन है वो इक्वल होगा रिकम्बिनेशन के, जितने जनरेट हो रहे हैं उतने कंबाइन हो रहे हैं, आप लोग ये बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पे। क्लियर, चल यार अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूरी बातें कर लिया। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो यार, जर्मेनियम भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों ने लिखना है लिख लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं ये। अब होता क्या है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर की तरह ही होते हैं। कब होते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि यार सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़े होते हैं, वो यहाँ नहीं जा पाते कंडक्शन बैंड पे। तो जैसे ही हम 0 से ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं, 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेके यहाँ पहुँच जाते हैं और वो पीछे होल्स छोड़ जाते हैं। वो पीछे क्या छोड़ जाते हैं बेटा, होल्स छोड़ जाते हैं। इतनी चीज़ें भी समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के बहुत काम की है। और वैसे भी कंडक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाती है बारी किसकी, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर की। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन क्या होती है, कि किस तरीके से कंडक्ट करता है और उस कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, एक सेमीकंडक्टर का पीस लिया जिसको के अंदर थर्मली जनरेटेड क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी लेंथ ली L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया A। इसके क्रॉस हमने एक बैटरी या फिर बोलोगे एक सेल मैंने लगा दिया। अब ये है पॉजिटिव तो ये इसको पॉजिटिव यहाँ पे करेगा, ये है नेगेटिव तो ये इसको नेगेटिव यहाँ पे करेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेंगे क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और करंट जो होता है वो दोनों की वजह से होता है ना।
करंट यहाँ पे दोनों की वजह से होता है, आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच दोनों की वजह से होगा। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से सभी को आती होगी, पता होगी, है ना। अब ध्यान से देखना यार, अभी यहाँ पे आपने एक V लगाया है, आपने यहाँ पे एक V लगा दिया, एक बैटरी या सेल लगा दी, उससे क्या हुआ, एक E बन गया। तो अब यहाँ पे बोल सकते हो कि E जो है वो यहाँ पे कितना है, V बाय में L है। यस और नो, यस और नो। टोटल करंट यहाँ पे कितना है, टोटल करंट इज I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच है, ठीक है। अब तुम्हें एक रिलेशन याद होगा किसके बीच में, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और होल मूव कर रहे हैं, उनकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर आई ई लिखना चाहता हूँ या एक रिलेशन लिखना चाहता हूँ जो तुम्हें अगर याद हो कि आई जो होता था वो होता था आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ऐसे होता था ना। तो उसी आधार पे मैं अगर आई ई लिखना चाहता हूँ तो ये होगा ए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और साथ में चार्ज और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली होल्स के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो एरिया नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ होल्स, ठीक है। दोनों को अब मैं जोड़ देता हूँ तो आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मेरे पास आ गई आई इज इक्वल टू कितना है भाई, ए एन ई वी ई प्लस ए एन एच ई वी एच, ठीक है। ये आ गई मेरे पास, यस और नो। ये करंट की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, करंट की वैल्यू आई है। अब तुम्हें पता है यार करंट को मैं V बाई आर भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर। तो हो गया ए एन ई ई वी ई। अच्छा यहाँ ना कॉमन ले लो तुम लोग, यहाँ पे ना कॉमन ले लो, ए को कॉमन ले लो, ई को कॉमन ले लो, और बार बार हम ऐसे लिखेंगे ना गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे लिख दो फिर इसको एन एच वी एच। ये वी एच ई एच क्या है भाई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है। कितनी चीज़ समझ आई। अब V यहाँ पे कितना है वो देखो, E की तुमने वैल्यू निकाल लिया V बाई एल, तो क्या तुम यहाँ पे E की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ जी, E की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ नहीं V की वैल्यू निकाल सकते हो, यस, वो होगी E L बाई में R, यहाँ पे हो गया A E N E V E प्लस एन एच वी एच हो गया, कितना हो गया, एन एच वी एच हो गया। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। आर की वैल्यू क्या होती है यार, अगर आप लोगों के पास एक लेंथ है सेमीकंडक्टर की, एरिया है, उसके रजिस्टिविटी हम बोल सकते हैं, तो आर को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो कि रो एल बाय में ए। तो यहाँ पे ई एल रो की आर की वैल्यू इज रो एल, ए चला गया ऊपर, ये ऐसे एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, ठीक है। अब देखो एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो 1 बाय रो यहाँ पे रह गया, और इसको मैंने इधर भेज दिया, ई को मैंने इधर भेज दिया, तो ये बन गया ई एन ई वी ई, यहाँ पे आ गया नीचे ई प्लस एन एच वी एच, यहाँ पे आ गया नीचे ई, ऐसे मैंने भेज दिया। V ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार मोबिलिटी बन गया, तो यहाँ पे 1 बाय रो हो गया सिग्मा, और ये हो गया E, ये हो गया एन ई, ये हो गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस में एन एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। ऐसे आप लोग कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बना सकते हो, डेरिवेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यार एक बार याद कर लेना, क्या होगा, स्मॉल ई मतलब जो चार्ज की वैल्यू हो वो, ब्रैकेट में क्या है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में एन एच और म्यू एच कौन है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ओके, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। और ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एक बार याद कर लेना, क्योंकि वैसे तो इस चैप्टर के अंदर यार और कोई डेरिवेशन नहीं है, तो एक सिंगल डेरिवेशन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसको एक बार ध्यान से अच्छे से नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट आता है यार डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, अभी हमने बात करी थी कि जो आप लोगों का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी मैंने बताई थी ना भाई कैसी होती है, लो होती है। तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, हम उसके लिए क्या करते हैं यार, एक प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डालते हैं, या फिर बोलो कि इम्प्योरिटी डालते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ ऐड करते हैं। जैसे कि कई बार तुमने देखा होगा कि कोई अगर एथलीट है, खेलता है, तो वो क्या करता है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग प्रोडक्ट खाना शुरू कर देता है ना,
और कई बार तुमने सुना भी होगा कि डोपिंग में ये वाला खिलाड़ी फंस गया। तो वो क्या होता है, वो कुछ टैबलेट्स ले लेता है अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके अंदर हम डोपिंग करते हैं, मतलब मिक्सिंग करते हैं, फिर बनता है सेमीकंडक्टर जिसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक की दो टाइप होती हैं। तो पहले समझते हैं कि यार डोपिंग क्या है। पहले समझते हैं डोपिंग क्या है। तो डोपिंग इज, व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजिंग एन इम्प्योरिटी इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमने इम्प्योरिटी ऐड करी। क्यों ऐड करी भाई? कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डोपिंग कहलाएगा। मिक्सिंग कर रहे हैं, ओके। तो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको डोपेंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोपेंट्स भी बोला जाता है भाई, ये याद रखना, ठीक है। अब डोपिंग के आधार पे ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। डोपिंग के आधार पे ये दो तरीके के होते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरीके के हैं, एन टाइप, पी टाइप, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक है क्या? डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है? एक्सट्रिंसिक होता है। इसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक के मुकाबले जो होती है वही हाई होती है। इंट्रिंसिक के मुकाबले क्या होती है? हाई होती है बेटा जी, ठीक है। चलो अब समझते हैं यार एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, फिर समझेंगे पी टाइप कैसे बनता है, ओके। देखो हमने क्या बोला यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। मतलब हम यूज़ इंट्रिंसिक ही कर रहे हैं, प्योर वाला ही कर रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर हमने यूज़ किया, प्योर सेमीकंडक्टर हमने यूज़ किया, या तो आप सिलिका नहीं, सिलिकॉन यूज़ कर सकते हो या जर्मेनियम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ये चीज़ आप कर सकते हैं यूज़, ओके। तो इसमें क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर लिया और उसमें हमने ऐड करी भाई इम्प्योरिटीज़। अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट का मतलब है कि भाई कोई एलिमेंट आपने लिया है, ठीक है, उसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 5 है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को जब प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में डालेंगे तो वो बन जाएगा यार एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, ये क्या है भाई आप लोगों के पास, ये है एक सेमीकंडक्टर, कौन सा? कोई भी आप मान सकते हैं, या सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। इसमें हमने क्या किया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली। तो वो क्या करेगा यार, एक सिलिकॉन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पे आ गई, ठीक है, वो वाला आइटम यहाँ पे आ गया। तो इसके आउटर में क्या है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है, ये यहीं पे है, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी मान सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। अब ये 5 है। अब देखो जैसे ही आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हर बार में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहेंगे, जितनी डॉपिंग करोगे ई ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू होल्स। अब होल्स कैसे आए? अरे भाई आपने डॉपिंग करी, इलेक्ट्रॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब कोवलेंट बॉन्ड अगर टूटा, टेम्परेचर बढ़ने से अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो होल और इलेक्ट्रॉन ही बनेंगे। तो भाई अब देखो ना, यहाँ पे जो होल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ज़्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू होल्स। तो इसको बोला जाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। आप बोल सकते हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू होल्स से, ठीक है। सिमिलरली अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप में क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाएंगे भाई, प्योर सिलिकॉन या प्योर, मतलब प्योर सिलिकॉन का मतलब या तो हम सिलिकॉन ले लें या जर्मेनियम ले लें। प्योर सेमीकंडक्टर अगर बोल रहे हैं तो उसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। ट्राईवेलेंट का मतलब है कि आउटर में 3 होंगे, ठीक है, चौथा नहीं होगा। आउटर में क्या होंगे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथा नहीं होगा, ठीक है। और वो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसा कैसे? देखो यार, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी आप उठा सकते हैं, उसमें आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाली, ठीक है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे डाली, उसने सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो एटम था उसको डिस्प्लेस किया, अपने वहाँ पे अपनी जगह बनाई, मतलब उसको सिर्फ डिस्प्लेस किया, कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो उसके आउटर में, इसके आउटर में कितने हैं? 3, 1 2 3। तो इसकी इससे बॉन्डिंग होगी, इसकी इससे, इसकी इससे, यहाँ पे खाली जगह है। तो हर बार में क्या हो रहा है, जब डोपिंग हो रही है तो एक होल बन रहा है। अगर मैं इस पड़ोसी इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा तो पीछे होल्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालने से क्या हो रहा है भाई साहब, होल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड अगर टूट रहे तो भी क्या होगा, होल ही ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कम रहेंगे। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब ध्यान से सुनना,
यहाँ पे ना ये वाला जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय पेंटावैलेंट, ये अनबाउंडेड है, ओके। ये है एक होल, किस वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से, ये भी इम्प्योरिटी की वजह से, ये भी इम्प्योरिटी की वजह से। अब क्या हुआ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ी सी एनर्जी लेगा और ये कंडक्शन बैंड के जाके कंडक्शन बैंड में जा सकता है, छोटी सी एनर्जी इसको चाहिए। देखो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के केस में और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के केस में। कहाँ से भाई, एटम से अलग होने के लिए इतनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, ये कौन है, ये इनके लेवल होते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। समझ में आ गया, चलो जी। अब इसको होल को अगर भरना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने के लिए एक एनर्जी लेगा, तो ये कहाँ होगा भाई, ध्यान से देखना। ये तो वैलेंस बैंड से निकल के इसी में आ रहा है ना, तो वैलेंस बैंड से निकल के कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो बस यहीं पे आएगा। समझ में आई चीज़ें। तो ये एनर्जी के लेवल एक बार याद कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आता है हमारे पास पी एन जंक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। पी एन जंक्शन कैसे बनता है, देखो यार, हमें ये पढ़ाया जाता है छोटी क्लासेस से ही, छोटी क्लासेस से नहीं मतलब क्लास 12th में हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि एक पी साइड लेते हैं, एक एन साइड लेते हैं, उनको लगाते हैं और यहाँ पे जंक्शन बन जाता है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एक पी टाइप सिलिकॉन लेते हैं, वेफ़र लेते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का वेफ़र, और उसके ऊपर क्या करते हैं हम, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है भाई साहब, वो क्या कर देते हैं, वो डिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पी टाइप सिलिकॉन था ना, उसका एक साइड जो है वो एन टाइप सिलिकॉन बन जाती है। ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई पी टाइप जो है ना, पी टाइप और एन टाइप ये ऐसे नहीं बना जाते कि एक पी लिया और एक एन लिया बन गया। पी टाइप सिलिकॉन लिया, ठीक है, ठीक है, पी टाइप सिलिकॉन लिया, मान लो ये एक पी टाइप सिलिकॉन है, तो इसके एक पार्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एन के अंदर, इसके आधे पार्ट को या जितना पार्ट हमें चाहिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिलिकॉन के अंदर, एन के अंदर, ठीक है। और इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो अब जो वेफर था पूरा सेमीकंडक्टर का, उसके पास अब एक पी रीजन होगा और एक एन रीजन होगा। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में दो प्रोसेस लगते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस और एक होता है ड्रिफ्ट प्रोसेस। एक होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस और एक होता है ड्रिफ्ट प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, देखो यार, जब भी एक पी टाइप है, ये एक एन साइड है ना। अब ध्यान से सुनना कि मैं इधर बना के दिखाता हूँ, इधर, एक मिनट रुको, मैं इधर बनाता हूँ, अरे भाई इधर बना देते हैं। देखो यार ध्यान से देखना, ये रहा हमारे पास जंक्शन जो कि हमने बनाया, बट ये बनता कैसे है वो देखना भी। देखो ये जो पी साइड है ये एन साइड है। पी साइड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पी साइड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। और एक आधा इलेक्ट्रॉन होता है भाई, एक आधा इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कुछ होते हैं होल्स, कुछ होते हैं होल्स, ठीक है। मतलब एन साइड में माइनॉरिटी कौन है, होल्स है, पी साइड में माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब पी एन जंक्शन फॉर्मेशन होती है तो दो प्रोसेस होते हैं, एक डिफ्यूज़न और एक ड्रिफ्ट प्रोसेस। डिफ्यूज़न में क्या होगा कि देखो यहाँ ना हाई कंसनट्रेशन है किसका, होल्स का, यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का। तो ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन डिफरेंस या फिर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अगर हम बोलें, तो क्या होगा, होल्स भाई सब एन साइड में ड्रिफ्ट हो जाएंगे, मतलब डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पी साइड में ड्रिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आई चीज़ें। होल क्या कर रहे हैं, होल एन साइड में जाके डिफ्यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाके डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो एक प्रोसेस हुआ। अब जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न हो रहा है, मैं समझाने पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ भाई, जब होल एंड इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है भाई सब, डिफ्यूज़न हो रहा है, तो उस टाइम एक करंट बनता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी चीज़, चलो जी। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल इधर गया और इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो होता क्या है भाई, एक ने इलेक्ट्रॉन अपने से दूर किया, एक ने गेन किया, तो आयनाइजेशन हो रहा एटम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल अगर जहाँ से जा रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव
इमोबाइल्स आयन बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये बनते जाएंगे। समझ में आई इतनी चीज़ें। अब देखो ध्यान से, अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव बनते जा रहे हैं ना भाई, अब होगा क्या, इन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। देखो ना ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव बने, यहाँ पे नेगेटिव बने, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे कौन पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं भाई साहब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कौन, होल। यहाँ पे कौन पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन भाई इन द अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को फिल करके इधर आ जाएंगे और ये होल इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का ड्रिफ्ट हुआ, बट वो माइनॉरिटी वालों का हुआ। तो उस टाइम एक करंट बना, प्रोसेस हुआ ड्रिफ्ट प्रोसेस, और करंट बनता है ड्रिफ्ट करंट। क्लियर है। अब ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये पूरी ऐसे बन ना जाए भाई साहब, मतलब इक्विलिब्रियम तक, मतलब ये जब दोनों बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पे जो करंट है ना, यहाँ पे जो करंट होता है वो दो तरीके से होता है। एक आप बोल सकते हो कि डिफ्यूज़न प्लस ड्रिफ्ट, ये दो वजह से होता है। लेकिन जब डिप्लीशन लेयर बन गई, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम जब आ चुका है, तो उस टाइम करंट क्या होगा, जीरो होगा। ना तो डिफ्यूज़न होगा ना ड्रिफ्ट होगा, तो उस टाइम पे करंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो बीच वाला रीजन होता है भाई साहब, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डिप्लीशन लेयर बोला जाता है। यहाँ पे ये प्लस बन चुका है, ये नेगेटिव बन चुका है, तो इसको क्या बोला जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर भी बोला जाता है, क्योंकि ये फर्दर जो है फ्लो को नहीं होने देता। क्लियर, समझ में आई चीज़ें। चलो जी, अब स्टार्टिंग में देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा था, डिफ्यूज़न हो रहा था। तो उस टाइम पे जो डिफ्यूज़न करंट है वो कैसा होता है, डिफ्यूज़न करंट स्टार्टिंग में लार्ज होता है, और ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो स्मॉल होता है। अब डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये चीज़ जो है भाई साहब एक्सटेंड नहीं होती, ये चीज़ एक्सटेंड नहीं होती। ठीक है, समझ गए। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूज़न करंट इक्वल द ड्रिफ्ट करंट। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये ड्रिफ्ट करंट के बराबर नहीं हो जाता, और इक्विलिब्रियम में आके ये नेट करंट हो जाता है जीरो, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिप्लीशन लेयर है भाई, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, बट मोबाइल्स इमोबाइल्स आयंस होते हैं। एन साइड में पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, और पी साइड में नेगेटिव इमोबाइल्स आयन होते हैं। इसकी विड्थ याद कर लेना किस ऑर्डर में होती है। तो इसकी जो विड्थ होती है भाई, इस रीजन की जो विड्थ होती है वो 10⁻⁻, अरे एक मिनट, ये होती है 10⁻⁻6 मीटर। अगर मैं पोटेंशियल बैरियर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, पोटेंशियल बैरियर की, ये जो पोटेंशियल बीच में बन चुका है, अरे भाई यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो चुकी है ना, ये हाई पोटेंशियल पे आ चुकी है एन साइड, और ये लोअर पोटेंशियल पे आ चुकी है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर आ चुका है जो फर्दर जो है फ्लो नहीं होने देता। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। जो बैरियर होता है वो जर्मेनियम के लिए कितना होता है भाई, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ये याद रखना, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नेक्स्ट, अब हम समझेंगे यार वर्किंग। अब हम समझने वाले हैं क्या, वर्किंग। वर्किंग को थोड़ा सा मैं और डिटेल में तुम्हें पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, सुनना भी ध्यान से, होगा क्या। अभी ध्यान से देखना यार। सबसे पहले तुम ये चीज़ समझो कि यार ये फॉरवर्ड बाइस क्या है। ये जो लिखा ना, ये फॉरवर्ड बाइस क्या लिखा, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अगर पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से ही जोड़े और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से ही जोड़े तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। ये कौन है भाई, डिप्लीशन लेयर है। ओके, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है भाई। ठीक है, अब बाहर से आपने जब पी साइड के क्रॉस ये पॉजिटिव लगाया और एन साइड के क्रॉस ये नेगेटिव लगाया, तो यहाँ पे भी एक फील्ड बनेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन, इस साइड में एक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जब यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं थी, जब यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं थी तो एन साइड जो थी ना वो हायर पोटेंशियल पे थी और पी साइड लोअर पोटेंशियल पे थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अब जैसे बैटरी लगा दी तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि बाहर से जो हमने पोटेंशियल लगाया वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे V0 मैंने उसको बोला, या V बोल दो, और जो अंदर बना हुआ है पहले से ही, जो अंदर बना हुआ है पहले से ही
वो कैसे है भाई, वो वी है, वी नोट है। तो देखो ये वाला जो बाहर वाला वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में, अंदर वाला इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो होगा ये इसको अपोज करेगा, ये जो बाहर वाला भाई साहब वोल्टेज है ना, तो इसको अपोज करेगा, इसको ख़त्म कर देगा। या फिर ये बोलो कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है उसको कौन अपोज करेगा, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है। तो ये क्या करेगा यार, इस डिप्लीशन लेयर को क्या कर देगा, इस डिप्लीशन लेयर को क्या कर देगा, अरे यार रुको, मैं समझाने पे जोर दे रहा हूँ भाई। इस डिप्लीशन लेयर को क्या कर देगा भाई साहब, डिप्लीशन लेयर को वैनिश कर देगा, डिप्लीशन लेयर को क्या कर देगा, वैनिश कर देगा, ठीक है, वैनिश, ठीक है, जीरो कर देगा। मतलब आप बोलोगे कि विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज़ हो जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, क्लियर है। अब जैसे ही डिप्लीशन लेयर डिक्रीज़ हो गई, मतलब ज़ीरो हो गई, मतलब जो विड्थ है भाई साहब वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो उससे क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला, अब इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़े हैं भाई, होल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, होल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ होल्स भी पड़े हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं, माइनॉरिटी है। अब जैसे ये हमने पॉजिटिव किया था, यहाँ जो फील्ड बन रहा है वो इसके फील्ड को अपोज करके इसको जीरो कर रहा है, या फिर बोलो यहाँ का जो पोटेंशियल है, बाहर वाला जो पोटेंशियल है अंदर वाले पोटेंशियल को जीरो कर रहा है। अब ये पॉजिटिव है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होल्स भाई साहब इस साइड मूव करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करना शुरू करेंगे यार, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स का रिकम्बिनेशन होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होगा उसी टाइम पे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और उससे क्या बन जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, कहाँ पे, पी रीजन के अंदर। क्या बनेंगे, पी रीजन के अंदर, मतलब यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक मिनट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन तो चला गया, होल तो चला गया भाई इधर, अरे यार होल चला गया इधर, इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव खींचेगा, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव खींचेगा और इसको नेगेटिव साइड में इंसर्ट करवा देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और करंट फ्लो हो जाता है, इस तरीके से ये कंडक्ट कर जाता है। सिंपल सी तुम्हें मैंने वर्किंग समझा दी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ना एकदम से ज़ीरो नहीं होती है, इसके लिए हमें वोल्टेज यहाँ से बढ़ानी पड़ती है, ये वोल्टेज हमें यहाँ से बढ़ानी पड़ती है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके ये ज़ीरो होती है, ओके। चलो जी, इसी तरीके से अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स बायस में क्या होगा यार, पी साइड में क्या लगाना होता है, नेगेटिव लगाना होता है, और एन साइड में क्या लगाना होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर जो पोटेंशियल है पहले से इस साइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैं इस साइड है। अब तुमने बाहर से जो लगाई है ना वो भी तो ऐसे लगाई है, ये भी पॉजिटिव पे करी, ये भी नेगेटिव पे, तो उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है भाई साहब, पोटेंशियल मिल रहा है, या उसी डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे क्या होगा, विड्थ जो है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, जो विड्थ है कि यहाँ पे किसकी, डिप्लीशन लेयर की, वो हो रही है इंक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नो रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, कोई भी रिकम्बिनेशन हुआ तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इसका मतलब नो करंट है ना, बट होता क्या है, बट देयर इज ए very small current very small current flows due to minority charge carriers,
ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, ये पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, ये नेगेटिव बनते जा रहे हैं इधर से। अब यहाँ पे एन में कुछ तो होल पड़े होंगे ना, कुछ तो होल पड़े होंगे और पॉजिटिव में कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, तो इन वजह से भाई ये होल इस साइड जाना शुरू होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को फील करता है, और ये अपोजिट में। तो माइनॉरिटी की वजह से कुछ करंट बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होती है भाई सब वर्किंग। आप ये बोल सकते हो कि रिवर्स बाइस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है किसका, सेमीकंडक्टर का, ठीक है, या सेमीकंडक्टर डायोड का, वो क्या होता है भाई साहब, वो होता है वेरी हाई होता है। वेरी हाई मत लिखो, हाई लिखो, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स बाइस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। इसमें कैसा होता है भाई, फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। समझ में आया। और आइडियल डायोड वही होगा जिसमें क्या होता है कि R0 हो ही ना, रेजिस्टेंस ना हो फॉरवर्ड बाइस में, और रिवर्स बाइस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल कैसा होता है वो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये है डायोड का सिंबल। ये क्या है, डायोड का सिंबल मैंने बनाया है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, ये है भाई साहब डायोड का सिंबल। ये होता है पी साइड, ये होती है एन साइड। मतलब ये जो होता है ये पी साइड है, ये एन साइड है। ठीक है, ये होता है सिंबल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आई करेक्टरिस्टिक्स है, या फिर बोलो आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। तो ये सर्किट है जो आप लोगों को याद करना है। ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी है, पी के साथ है तो पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे एन है तो नेगेटिव। यहाँ पे रास्ते में हमें देखो यहाँ पे आई वी करेक्टरिस्टिक्स बोली है, मतलब करंट एंड वोल्टेज दोनों मेजर करने को बोला है। तो इसलिए हम यहाँ पे एमीटर भी लगाएंगे, और वो मिली एमीटर होगा। और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगता है और ये सीरीज में लगता है। तो कनेक्शन बड़े आसान है, ग्राफ समझ लेते हैं। ये है हमारी पॉजिटिव वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। ये है करंट। फॉरवर्ड में जो करंट होगा वो मिली एम्पियर में होगा। अब देखो जैसे जैसे हमने थोड़ी ऐसे वोल्टेज बढ़ाई ना, तो हमें करंट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यार ये डिप्लीशन लेयर टूटी नहीं है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके ये टूटती है, फिर इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होता है, फिर करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है फॉरवर्ड बाइस करेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हो फॉरवर्ड बाइस में कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर वैसी की वैसी है। फिर एकदम से डिप्लीशन लेयर फिर ख़त्म होती है, फिर इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होता है, फिर ये करंट इंक्रीज़ हो जाता है। जिस वोल्टेज पे इंक्रीज़ होता है उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स के लिए देखो यार, रिवर्स में क्या होता है, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, कोई भी करंट नहीं मिलता, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके करंट मिलता है, और वो करंट आप एक तरीके से बोल सकते हो कॉन्स्टेंट ही रहता है। उसकी वैल्यू फिर ऐसे, मतलब एक वोल्टेज के ऊपर कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, वो क्यों होता है यार, वो किस वजह से होता है, वो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और ये होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको बोलते हैं वी बी आर बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है कि अगर हम एन को पॉजिटिव दे रहे हैं, पी को नेगेटिव दे रहे हैं, तो भाई ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट मिलता है। ये करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। समझ में आई। चलो जी, तो ये थी आई वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट नी वोल्टेज क्या होती है भाई, इन फॉरवर्ड बाइसिंग द वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली। देखो यहाँ पे करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो गया इस वोल्टेज पे। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए वोल्टेज कितनी होती है, 0.2 वोल्ट होती है नियरली, और सिलिकॉन के लिए होती है भाई 0.7 वोल्ट। कई बार पूछ ली जाती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, व्हेन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन रीचेज ए सफिशिएंट हाई वैल्यू द रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज टू ए लार्जर वैल्यू। नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बट एक वोल्टेज पे जाके एकदम से करंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों, माइनॉरिटी की वजह से करंट आ जाता है। ठीक है, चलो जी, इतना समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यार क्या करता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर। ठीक है, एसी को डीसी, इसको रेक्टिफायर बोला जाता है। सर ये रेक्टिफायर होता कैसा है वो दिखाते दो। देखो यार, जैसे हमारे पास ये है सर, ये तो अडोप्टर है, मतलब यूएसबी चार्जर, मतलब उसके आगे का अडोप्टर है चार्जर का। तो इसके अंदर यार रेक्टिफायर लगा होता है। इसके अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। ठीक है, रेक्टिफायर क्या है, यहाँ से एसी ली, अंदर वर्किंग हुई, उसने इसको डीसी बनाया, कम किया और बाहर भेज दिया।
फ़ोन की बैटरी या किसी और चीज़ की बैटरी डीसी से ही चार्ज होगी ना। तो रेक्टिफायर वो होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल फिर क्या है सर। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल है कि भाई जब रेक्टिफायर मतलब डायोड, नॉट रेक्टिफायर, आप डायोड बोलो, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वो कंडक्ट करता है, उस टाइम उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है या बहुत कम होता है, आप ये बोल सकते हो। और जब वो रिवर्स बायस होता है वो कंडक्ट नहीं करता। बस ये इसका प्रिंसिपल है। इसी आधार पे ये हमारे पास दो तरीके के हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होगा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को समझ लो। हाफ वेव का मतलब है सिर्फ हाफ को रेक्टिफायर करे, या तो पॉजिटिव को रेक्टिफाई करेगा या नेगेटिव को, एनी हाफ। भाई किसी आधे को रेक्टिफाई कर रहा है, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को कर रहा है या नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा बेटा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हम यहाँ से इनपुट देंगे, इनपुट यहाँ से हमने इनपुट दी। ठीक है, तो एसी आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मर में गई। अब इसको डाउन करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, डायोड लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक लोड रजिस्टर आरएल लगाया और ऐसे कनेक्शन को पूरा कर दिया। कोई तुमसे पूछे कि रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, तो बोल देना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। अब यहाँ से तुमने क्या किया कि यार तुमने यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव मिल रहा है भाई साहब, पॉजिटिव मिल रहा है इसको। ये साइड कौन है भाई, ये साइड कौन है, ये पॉजिटिव होती है, और ये है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव इसको मिल रहा है। तो ये कौन है, ये एन साइड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव के केस में आउटपुट मिल गई, पॉजिटिव के केस में आपको आउटपुट मिल गई। ठीक है, एक और तरीका होता है डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स देखने का। ये है पी साइड, ये है एन साइड, ये हाई पे होना चाहिए, ये लो पे होना चाहिए। आप इस तरीके से याद रखना। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया, अरे ये क्या हो गया, अब जैसे ही हमने नेगेटिव दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करी, तो नेगेटिव यहाँ पहुँचा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव। तो भी यहाँ पे पी साइड को लो मिल रहा है और इस साइड को एन साइड को हाई मिल रहा है। तो ये रिवर्स बाइस हुआ, रिवर्स बाइस हुआ तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, और नेगेटिव के केस में कुछ भी नहीं मिला। सिमिलर फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। क्लियर है, तो ये होती है इसकी एक सिंपल सी वर्किंग। एक चीज़ याद रखना कि इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो बराबर होती है इनपुट फ्रिक्वेंसी के। आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी, आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी। क्लियर, यहाँ पे हमने ये एसी दी थी, इनपुट एसी दी थी, और ये आउटपुट वोल्टेज हमने ली। अब यहाँ पे ना ये गैप्स हैं, इन चीज़ों की वजह से हमने एक और रेक्टिफायर बनाया, और वो था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, और हमारे कोर्स के अंदर सेंटर टैप वाला है। ये फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द होल साइकिल ऑफ अप्लाइड एसी सिग्नल, मतलब वो कंप्लीट को रेक्टिफाई करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को, इनटू डीसी सिग्नल। कैसे, यहाँ से आपने इनपुट दी तो ये क्या लगा दिया आपने, ट्रांसफॉर्मर लगा दिया भाई साहब, ये ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। वहाँ पे हमने एक डायोड यूज़ किया था, यहाँ पे हम दो डायोड को यूज़ कर रहे हैं, और इनको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे बीच में आरएल लगाया और उसको यहाँ पे सेंटर टैप कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंटर टैप। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा सेंटर टैप होता है। कौन सा होता है, ये सेंटर टैप होता है भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। कौन सा होता है बेटा जी, सेंटर टैप होता है। अब होगा क्या, जैसे आपने पॉजिटिव साइकिल दिया, वर्किंग समझा रहा हूँ ध्यान से देखना। जैसे ही आपने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव यहाँ पहुँचा, पॉजिटिव यहाँ पहुँचा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव हो, तो डायोड को मैं इसको नाम देता हूँ D1, इसको नाम दे देता हूँ D2। अब देखो यार, जब पॉजिटिव साइकिल दिया तो डायोड D1 जो है वो कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस हो चुका है। और यहाँ से होते हुए करंट हमें, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इसके अक्रॉस हमें करंट मिल जाएगा, RL के अक्रॉस, मतलब आउटपुट मिलेगी। अब अगर यहाँ नेगेटिव दूँ और यहाँ पॉजिटिव आ जाए तो ये रिवर्स बाय, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस, तो उस टाइम पे करंट यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ, यहाँ से चलता हुआ इस लोड RL के अक्रॉस हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग है, सिंपल, बिल्कुल आसान था। ये यहाँ पे इसके पूरे वेवफॉर्म हमने दिखा रखे हैं भाई, समझ में आई चीज़ें।
तो ये ड्यू टू D1, ये ड्यू टू D2, ये D1 D2, ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ आउट होगी वो 2 टाइम्स ऑफ एफ इन होने वाली है, इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होने वाली है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यार, लास्ट है ये रिपल फैक्टर्स। ये ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मुझे लगा कि ये तुम्हें पढ़ा देना चाहिए। रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर इज़ ए मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द डीसी आउटपुट। मतलब जो डीसी जो आउटपुट हमें मिली है ना रेक्टिफायर से, वो कितनी डीसी है, मतलब कितनी प्योर है डीसी वो। ठीक है, तो वो कहलाते हैं भाई रिपल फैक्टर। इसका एक फॉर्मूला है, आर रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में IRMS अपॉन IDC, उसका स्क्वायर करना है -1। कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी, कोई भी प्रूफ नहीं करना, जस्ट पता होना चाहिए कि रिपल फैक्टर क्या होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ प्योरिटी ऑफ द DC आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर। क्लियर बेटा? तो ये जो नोट्स हैं ये आप लोगों को मिलेंगे आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ चैप्टर 14 जो है भाई साहब वो ख़त्म हो चुका है और पूरा सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो वो आई टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।